अभी है 15 दिन तो टाइम है ही। आपका 20 को है, आपका तो 23 को, आपको 1 मंथ है। इन लोग को भी है 15-16 दिन। अच्छा है, बनारस दीजिए पेपर और घूमिएगा। राम मंदिर भी, अयोध्या वहां से थोड़ा दूर है। हाँ चलिए तो ठीक है, को डिस्कस कर लेते हैं। कल कल 3 घंटा का ज्योग्राफी लेंगे 9 बजे से। कहाँ पे? मैथ का है, मेरे बाद ही लेंगे सर, पहले हम ही लेंगे सर। हम तो 11 बजे से बोले हैं। हाँ सुबह में उठना पड़ेगा। कितना बजे से सही रहेगा? 9 बजे से। 9 बजे से ठीक है। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। उसके बाद फिर मतलब हमको लगता है 3 घंटा ले भी पाएंगे तब ना लगातार। 2 घंटा तो ले लेंगे, 2 घंटा, 2 घंटा का रिकॉर्ड है, 2-2.5 घंटा लिए लगातार। हाँ नहीं, खा पी के कितनों ही आइए, बोलने में एनर्जी लगती है। आप लोग तो बैठ के खाली सुनना है। देखिए, लेकिन कल लेंगे, उसके बाद फिर एक दिन ले लेंगे, तो टोटल इंडियन ज्योग्राफी आपका जो भी है ज्योग्राफी का सारा चैप्टर हम कवर कर देंगे। ठीक है, उसका सारा बना लिए हैं, आपको सिर्फ सुनना है। पीडीएफ आपको ले लेना है, उसको एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ सीजीएल के लिए ही नहीं, बाकी और भी जो एग्जाम होंगे ना, उसके लिए क्विक रिवीजन में बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाएंगे ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। ठीक है, हाँ, और उसके जस्ट बाद पॉलिटी का ले लेंगे, क्योंकि आपके सीजीएल में पॉलिटी से क्वेश्चंस है, उसमें आपके 5-6 चैप्टर पढ़ा देंगे, तो उससे आपका कवर अप हो जाएगा कुछ। बाकी हिस्ट्री में देखेंगे, हिस्ट्री भी लेना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, एक स्कूल शिक्षक, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपको मौलिक कर्तव्य आता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप से क्वेश्चंस वहां से बनता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। ठीक है, यानी कि आप जो अपने स्कूल में सिनेमा देखने जब जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता है, या फिर और भी अगर कोई चीज का प्रारंभ होता है तो राष्ट्रगान गाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना झंडा का सम्मान करना, आपको हर चीज के पहले राष्ट्रगान गाना, चाहे वो सिनेमा हॉल हो या स्कूल हो या कुछ भी हो, जहां भी राष्ट्रगान, ऐसा बोला जाता है कि आपके अगर कान में राष्ट्रगान चला गया है, मतलब जा रहा है, तो आप वहीं पे रुक जाइए। ठीक है ना, कभी भी कहीं भी अगर मान लीजिए स्कूल कॉलेज में होता है, कहीं भी अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो वहां पे ये नहीं कि लेफ्ट राइट से एकदम चलिए जाना है, वहीं पे रुक जाना है। ये होता है आपका झंडा गान का सम्मान करना। ये नहीं कि भाई आ रहा है जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कहीं कोई ओकेजन पे है और वहाँ पे ओपनिंग में आप नहीं जा पाए और राष्ट्रगान अगर हो रहा है तो आपको वहीं रुक जाना है। ये आपके एक व्यक्तिगत को दर्शाता है कि आपको आपके देश के राष्ट्रगान का सम्मान करने आता है, ये चीजें आपको दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है आपका, वो मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब होता है कि अगर आप मान लिया जाए राष्ट्रगान हो रहा है, आप अगर खड़े नहीं हुए तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में मान्यता मतलब कि वाद योग्य है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी कुछ ही दिन पहले जब विनेश फोगाट आई थी तो नीरज चोपड़ा उसके स्वागत में गए थे, और पता नहीं था कि गाड़िए पे वो पोस्टर छपवा दिया था, साट दिया, और गाड़ी पे ही झंडा था, मतलब उस पोस्टर में ही झंडा का चित्र था, और इतनी भीड़ हो रही थी कि विनेश जो नीरज चोपड़ा था वो झंडे पे खड़ा था, मतलब उसका पैर चल गया था, तो जिसके लिए उसको ट्रोलिंग किया गया है। लेकिन अगर वाद योग्य होता तो उसके खिलाफ केस हो जाती, लेकिन सिर्फ वो ट्रोलिंग कर रहा है। आप अगर हमारे राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं तो हम सिर्फ आपको बोल सकते हैं भूला बड़ा, लेकिन आप पे केस हम नहीं कर सकते हैं, यही होता है। और मौलिक कर्तव्य के तो आपको पता ही है कि अगर समिति की बात अगर आ जाएगा कि किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, तो स्वर्णसिंह समिति,
स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पे हुआ था। स्वर्णसिंह समिति एक जो है कमेटी बनी थी, इन्हीं के सिफारिश पे इन्होंने कहा था कि अगर संविधान ने मूल अधिकार अगर आपको दिया है तो संविधान ने मूल कर्तव्य भी आपको देने का फैसला किया। दूसरी बात है, अगर क्वेश्चंस आ जाए कि सबसे पहले संविधान में, देखिए क्वेश्चन एक बार यह भी पूछा था कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 1949 में, आपने लागू किया 1950 में, क्या उस टाइम मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। 1950 में, 1950 या 1949 में मौलिक कर्तव्य थे आपके पास? नहीं थे। ये कब आया? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। कब से जुड़ा है? 1976 से। स्वर्णसिंह समिति ने सिफारिश की, फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, यह भी ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1976 ईस्वी में यहाँ पे 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। 10 फंडामेंटल, अभी 11 है, पहले प्रारंभ में 10 ही था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। इस टाइम इंदिरा गांधी, 2006 में अटल, 2002 में अटल बिहारी जी थे। कौन से? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देख लीजिए वो 1976 में कौन थे। एक बार वो पूरा डिटेल एक बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का देख लीजिएगा तो आप मिला लीजिए। हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि जब आपके देश में पंचायती राज व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उस टाइम आपके देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे कि आपका 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि हुआ 2002 में। ये हुआ 2002 में। इस संविधान संशोधन के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को बेसिक शिक्षा लेना अनिवार्य है। ये उसका कर्तव्य है, संविधान ने उसे दिया है। तब जाके 10 + 1 अभी टोटल कितना है? 11। अब देखिए ये तो इतना चीजें हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। नेक्स्ट जो पूछा जाएगा आपसे, नेक्स्ट पूछा जाएगा कि अनुच्छेद इसमें कौन काम करता है। देखिए अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 51 का ए अनुच्छेद काम करता है, और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4 का ए करता है। 4 का ए करता है। और आपने ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है तो सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ नहीं अगर लिखा हुआ रहेगा तो रूस रहेगा लिखा हुआ। ठीक है ना। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, उसके बाद रूस जो है आ गया, मतलब रूस ही पहले सोवियत संघ था। ये चीजें हो गई। आगे देखिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मतलब कि 4 नंबर। आगे क्वेश्चन देखिए, MRTP अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपको जो उस दिन हम लोगों ने बताया था कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 2002 हम लोगों ने बताया था, इसी का रूप लिया था। MRTP अधिनियम ये आया था कब, इसके बारे में ध्यान में रखना है। ये MRT अधिनियम, ये जो आपका आया था MRT अधिनियम, ये आया था आपका, ध्यान में रखना है, 1969 ईस्वी में। ये आया था 1969 ईस्वी में, जो कि सही है। और इसी के जगह पे, जैसे कि अभी नाम सुने होंगे, पहले नाम सुने होंगे योजना आयोग का, अभी नाम सुनते हैं नीति आयोग का। तो योजना आयोग की ही जगह पे आपका क्या आया है? नीति आयोग आया है। उसी तरीका से MRTP अधिनियम पहले था, जो कि प्रतिस्पर्धा संबंधी जो अधिनियम था, उसी के जगह पे आया है प्रतिस्पर्धा अधिनियम। ठीक है ना, जो 2002 में आया, और ये आया था 1969 ईस्वी में। तो ये चीजें सही है, जो कि आर्थिक राजनीतिक सुधार करने के लिए ये अधिनियम को लाया गया था। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया, यह भी सही है। यानी कि MRTP अधिनियम के जगह पे ही प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आया। ठीक है ना। तो इसका आंसर 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो इसका 1 और 3 यानी कि ए हो जाएगा।
दूसरी चीज है यहाँ पे एक और क्वेश्चंस देखिए, अगर क्वेश्चंस आ जाएगा कि MRTP एक्ट 1969 में जो आया है इसको निरस्त कब किया गया, इसे पूरी तरीका से निरस्त जो है 2009 में किया गया था, इसे पूरी तरीका से निरस्त 2009 में किया गया है। आगे देखिए, मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए मुंडारी भाषा की अगर आप बात करते हैं, मुंडारी भाषा जो है आपका झारखंड में झारखंड में बोला जाता है, झारखंड में बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपका वेस्ट बंगाल में भी बोला जाता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो ध्यान में रखना है कि मुंडारी जो भाषा है यहाँ पे लेकिन क्या दिया गया है, थार रेगिस्तान, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, ये छोटा नाड़ महरा नहीं है, ये छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस ये घुमाया है, यानी कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब छोटा नागपुर वाला पठार का पार्ट है, ठीक है ना। तो आपकी जो मुंडारी भाषा है वो छोटा नागपुर पठार से संबंधित हो जाएगा। थार रेगिस्तान वाला तो क्षेत्र नहीं है, ये कौन सा आ जाएगा आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है। मालवा का पठार राजस्थान से जस्ट नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। बघेलखंड का जो पठार है वो MP वगैरह वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड का पठार आता है। तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में मुंडारी भाषा बोला जाता है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बोलता है कि मतलब कोई बहुत स्टूडेंट के मन में सुने हैं कि CGL हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम GK GS मार लेंगे, यही बोलता है, ठीक, GK GS में मार लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है उसे यह भी पता होना चाहिए। देखिए ये पूछा है मुंडारी है ये स्टैटिक, लेकिन इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछा है कि मुंडा, जिसको ये नहीं पता होगा कि छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, वो का क्षेत्र आता है, वो कैसे इसको बनाएगा, बना ही नहीं पाएगा। तो बोलता है कि हम बना लेंगे लेकिन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ चीजें बना पाएगा। आगे क्वेश्चंस देखिए, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है, ये मध्य प्रदेश करता है, ठीक है ना। लोक रंग का जो आयोजन होता है ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, लोक रंग महोत्सव। अच्छा ये चीजें हो गई। उसके बाद आपका अगर पूछा जाएगा कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कांगटो पर्वत। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो पर्वत। यांगयाब दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। बानिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। थार घाट, भोर घाट, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। थार घाट, भोर घाट, ये वेस्टर्न घाट से संबंधित दर्रा है, ये दर्रा ही है, ठीक है ना। तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। आपका बोमडीला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला ये सब अरुणाचल प्रदेश में। शेला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा मणिपुर में, तुजू दर्रा मणिपुर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है, लद्दाख के बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे है। उसके बाद अगर आपसे आ जाए अघील दर्रा लद्दाख के बॉर्डर पे, आप तिब्बत चाइना वाला क्षेत्र में जाइएगा तो आपको उसी दर्रा से जाना पड़ेगा। माना, नीति, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। फिर आपका ये क्या है, बारालाचला, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। एक बात और याद में रखिएगा, ज्यादातर आपका दर्रा अगर है तो वो सारा आपका नॉर्थ इंडिया वाला ही पार्ट में है ज्यादातर, क्योंकि दर्रा जो पाया जाता है वो आपके पर्वतीय क्षेत्र में ही ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि दर्रा क्या है, पर्वतों को ही काट के बनाया जाता है ना। तो मैदानी क्षेत्र में आपको दर्रा देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए यूपी बिहार वाले क्षेत्र में आपको दर्रा नहीं है। वेस्टर्न घाट साइड आप जाइएगा महाराष्ट्र वगैरह में तो वहाँ 1-2 दर्रे आपको मिलेंगे। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। किसके द्वारा, अच्छा कल ही मैंने बताया था कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था, कल ही के क्वेश्चंस में था प्रारंभिक नाम। सेटवा को एक बार देख लेना है डेली। ब्रह्म सभा, इसका नाम क्या था, ब्रह्म सभा था, यह भी चीजें ध्यान में रखना। यानी कि कलकत्ता में कलकत्ता में जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया गया था, इसका प्रारंभिक नाम क्या था,
ब्रह्म सभा, और इसी का नाम बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, उसी एक दिन और हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था कि ये बताइए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? आदि ब्रह्म समाज कौन किए हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिएगा एक बात और, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम कौन किए हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के ही द्वारा किया गया। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। उसके बाद जब ब्रह्म समाज में फूट पड़ा था, तो जो राजा राम मोहन राय जी वाला जो ब्रह्म समाज था वही आदि ब्रह्म समाज के नाम से कहलाया, और एक आपका आ जाता था भारतीय ब्रह्म समाज। एक आपका आता है भारतीय ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन जी के द्वारा किया गया है। केशव चंद्र सेन जी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही मिरातुल अखबार की भी रचना की गई थी, संवाद कौमुदी की भी रचना की गई है, ठीक है ना। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस उन्हीं की पत्रिका का नाम है, ये राजा राम मोहन राय के ही पुस्तक का नाम है मिरातुल अखबार। इन्हीं के पत्रिका का नाम है जिसने इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ खूब भला बुरा कहा है। ये दूसरी बात है संवाद कौमुदी। दूसरी बात है याद में रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही आत्मीय सभा का भी संगठन किया गया है। आत्मीय सभा 1815 में, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई है। वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई है 1825। आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825, ब्रह्म सभा 1828, ठीक है ना। उनकी पत्रिका ये सब है। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने कानून भी लाया था। कब? 1829 ईस्वी में। इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? अकबर द्वितीय के द्वारा। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो गई थी अकबर सेकंड के द्वारा, जो मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह राजा राम मोहन राय पहले से ही इंग्लैंड वगैरह जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये सदस्य भी थे, दीवान थे वहां के। तो अकबर द्वितीय इनको बोलता है कि जाइए आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेरी पेंशन बढ़ाने के लिए बोलिए, और इसी के लिए राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा से कानून लाया था, किस जो है लॉर्ड गवर्नर के प्रयास से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर के प्रयास से। यहाँ पे देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने 1856 ईस्वी में क्या लाया था? विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून। उस टाइम कौन थे आपके गवर्नर जनरल? डलहौजी थे, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में इन्होंने किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। सब मैंने लिखा दिया है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चलाया गया था 1940 में ही चलाया गया था, उसके वो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ब्रह्मदत्त। चौथा एक और थे, लाला करके कुछ नाम था। अरे बीपीएससी पूछा था, 3-4 को नहीं पूछेगा, 2 को नाम ध्यान में रखना, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, एक और लेकिन ब्रह्मदत्त। पूछने का कोई सीमा है? कुछ भी पूछ सकता है। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। अच्छा, फंडामेंटल राइट, आपको अगर फंडामेंटल राइट की बात आ जाए, कितने हैं आपके पास? जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? 7। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फंडामेंटल राइट संविधान में, संविधान लागू के समय ही से ही था? हाँ था, उसी टाइम से। फंडामेंटल ड्यूटी 1976 में आया, फंडामेंटल राइट प्रारंभ से ही है, ठीक है ना। अच्छा, आपने लिया कहां से है इसका स्रोत?
अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका से लिए, उसके बाद सबसे पहले क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से आर्टिकल? 14 से, ठीक है ना। तो सॉरी, समता का अधिकार है ये, समता का अधिकार है ये, समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार में कौन आ जाएगा? 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार क्या हो जाएगा? 23 से 24। इसमें भी देखिए 23 से 24 बोला जाता है कि अगर कोई कारखाना में बच्चा अगर 14 साल से कम आयु की आप काम करवा रहे हैं, उस टाइम आर्टिकल 24 काम करेगा। आप अगर ऐसा तो कोई होता नहीं है, होटल वगैरह में अगर आप देख रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा आपको खाना दे रहा है तो जाके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उस होटल वाले के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा संविधान यह नहीं कहता है कि 14 साल के से कम उम्र के बच्चे को आप काम पर रख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद स्वयं का धर्म पालन करने का अधिकार, धर्म पालन करने का, कोई भी आपका जो भी धर्म है वो आप कर सकते हैं। 25 से 28 में ये आता है। और उसके बाद देखिए क्या है ये, कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक और शैक्षणिक अधिकार जो है आपका 29 से 30 के बीच में है। और आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार आर्टिकल कौन सा है? 32। आर्टिकल कौन सा है? 32। तो ये आपका सारा का सारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। अच्छा, ये हो गया। इसी के अंतर्गत जो बोलता है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार में 19 के तहत आप जो, आपको जो भी मन में आया आप बोल दे रहे हैं, ये आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है। ये कौन सा आर्टिकल आपको अधिकार देता है? 19। किसी के भी मन में आप गाली गलौज दे रहे हैं, ये 19 अधिकार देता है। और लोग कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन बोला जाता है। लेकिन यह भी संविधान ने अधिकार दिया है, बिना मतलब का आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, नहीं तो फिर वो आपके खिलाफ जाए मानहानि का केस कर सकता है। ठीक है, अब हमें कोई गलिया नहीं सकता है, ठीक है ना, तो मानहानि का केस दायर हो जाएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया ना, रिपोर्ट दे दिया है ना कि मतलब कि लड़की 10 बजे से लेके 6 बजे तक ही ऑफिशियल वर्क कर सकती है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में भी ये दे दिया गया है कि 10 बजे से 6 बजे तक ही आप उसे ड्यूटी दे सकते हैं। उसके हाँ, सब नौकरी में है, यहाँ तक कि डॉक्टर में भी बोल दिया है, मेडिकल लाइन में भी। पुरुष को नाइट ड्यूटी दीजिए, महिला को डे ड्यूटी दीजिए। क्या करेगा फिर? इतना सारा कांड हो रहा है तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ही ना सोचेगी। अभी तुरंत कलकत्ता में रेप हुआ, फिर महाराष्ट्र में रेप हुआ, मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। तो ये चीजें अब बहुत, लेकिन है प्रॉब्लम, लड़की को है प्रॉब्लम, एक लड़की को है सच में प्रॉब्लम है। जो भी बात है, कहीं भी जाइए तो फेसबुक पे हम एक रील्स शेयर किए थे, न्यूज का ही रील्स था, मैं बता रही हूँ, न्यूज का ही, कल स्पेस डे का रील्स था, मैंने शेयर किया। उसमें कोई लड़का शेयर उसको कर दिया, शेयर कर दिया होगा, फॉलो किया था, शेयर कर दिया। अब वो हमको वीडियो कॉल बार बार कर रहा है, भाई तू शेयर किया है तो हमको कॉल करेगा, हम तुमको बोले शेयर करने वीडियो, मतलब ना जान ना पहचान, यार क्यों कर रहे हो वीडियो कॉल? वीडियो कॉल किए जा रहा है, लास्ट हमको ब्लॉक करना पड़ा उसको। तो ये सारी चीजें, अब हम अगर आपका काम आगे देखिए, जो बात हकीकत है, इस चीज को हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो किए, हम बोले अरे यार क्यों कर रहा है वीडियो कॉल? भाई कॉल भी नहीं, डायरेक्ट वीडियो कॉल ही करता है।
एक तो बोलता है डायरेक्ट मैसेज देता है मैसेंजर पे, नंबर दो। हम बोले क्यों दे नंबर? बोलता है ये चीजें हैं। चाहे कहीं भी कोई भी काम करिए, आप ऑफिशियल काम में क्या लड़की को परेशानी नहीं है? बहुत परेशानी है। आपका ये काम कोई करेगा कोई तो पीछे पड़ जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, 1801 में जोहान विल्हेम रीटर ने किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की? परावैंगनी किरणें की खोज की थी। किसकी की थी? परावैंगनी किरणें। परावैंगनी, अब देखिए परावैंगनी किरणें से भी बहुत बार क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, आप एक बार इसे देख लें। आज इसको बता देंगे हम बाद में। आगे देखिए यहाँ पे 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के जो अधीन गजनी में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था, वो अफगानिस्तान में था। ठीक है, गजनवी जो है आपके भारत में 17 बार आक्रमण किया। गजनवी तुर्क मुस्लिम था ये, जो कि आपके भारत में 17 बार आक्रमण करता है। और सबसे जो उसका विख्यात आक्रमण था गुजरात में सोमनाथ का मंदिर 1025 ईस्वी में किया था। खूब लूटा है ये। और किस लिए लूटा? इसलिए नहीं, देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि क्या गजनवी ने भारत को लूटा यहाँ पे शासन स्थापित करने के लिए? नहीं, पैसा लेने के लिए। वो अपने मतलब कि राज्य को स्थापना करने के लिए, अपने राज्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए उसने भारत को लूटा। तो ऐसे ऐसे भी देश हैं, हमारे भारत को सब लूटा और भारत को ही गरीब बना के चला गया। बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में हमारा भारत का विश्व में व्यापार का भागीदारी 33% थी। और जब हमारा भारत को छोड़ के गया इंग्लैंड, तो हमारे विश्व में व्यापार की भागीदारी 1% रही। समझ सकते हैं, 33 से आपने 1 तक का सफर किया है। तो आपका भारत और चीन बहुत ही ज्यादा विकसित देश था। सोने की चिड़िया चीन को भी कहा जाता था और भारत को भी। चीन तो पटरी पे आ गया, भारत अभी तक पटरी पे नहीं आ पाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस, अभी मानसून है तो अभी किस फसल का रोपाई होता है? खरीफ फसल का, जैसे धान मक्का ज्वार, इसी के अंतर्गत तो यानी कि खरीफ फसल की रोपाई होती है। रबी फसल के बारे में अगर पूछ दे तो रबी फसल का कब होता है? ठंडा में। देखते होंगे हाँ, चना गेहूं मतलब कि तिलहन, हाँ अक्टूबर नवंबर में। अब जैसे ये जब कटेगा तो उसका रोपाई होगा। आगे देखिए, विश्व का दूसरा सबसे पुराना, अच्छा ये बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी वाला जो कि अहमदाबाद में है। सेकेंड नंबर पे कौन है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। तो पहले हमारे भारत में कलकत्ता में एक स्टेडियम था जो कि सेकेंड नंबर पे आता था। अब तो हमारा हाँ, अब देखिए तो आगे देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के लिए उत्तरदायी है। देखिएगा पश्चिमी, अच्छा कभी ऐसा फील किए हैं कि ठंडा दिन में भी वर्षा होती है? देखे हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही ठंड के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है ना, लौटते हुए मानसून, एक आते हुए मानसून, एक लौटते हुए मानसून। ठीक है ना, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु के क्षेत्रों में होता है। दूसरी बात है, देखिए आप इसका आंसर, पश्चिमी विक्षोभ के लिए भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग मतलब क्या, ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश बिहार में कभी देखिएगा ठंडा में भी वर्षा हल्का फल्का होती है। तो आज से याद रखना है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज किसे संबंधित? कथक से। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में। उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक ना, कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी मुंबई से थाने तक जो चली थी, हाँ 34 किलोमीटर चली थी। और अगर क्वेश्चन आ जाए, विश्व में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? 1825 में इंग्लैंड में।
1825 में इंग्लैंड में विश्व में सबसे पहला ट्रेन का संचालन इंग्लैंड में किया गया था 1825 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए पंखीड़ा गीत किसानों के द्वारा खेतों में गाया जाता है, राजस्थान में गाया जाता है। राजस्थान में जो क्या बोले? नहीं, धान रोपने के टाइम गाया जाता है। कौन सा गीत हमें नहीं पता गीत लेकिन गाया जाता है। हम मतलब कि मेरे घर के ही सामने में जो खेत है, तो अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले आती थी धान रोपने के लिए, तो देखते थे छोटे जब थे। तो अब तो घर वर बन गया पूरा, तो गीत गाती थी वो लोग। तो राजस्थान में जब खेत करने वाले जो किसान होते हैं वो प्रेम से के गाना गाते हैं। पांखीरा मतलब प्रेम होता है, ठीक है ना, प्रेम से खुशी से गाना गाता है। ग्लूकोज की 6 अवयवों वाली चक्रीय संरचना को पाइरानोज संरचना क्यों कहा जाता है? एक चक्रीय, देखिए यहाँ पे पाइरन एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है जिसमें 1 ऑक्सीजन का परमाणु और 5 कार्बन के परमाणु का विलय होता है। हाँ, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या पर विचार किया जाता है? उत्पाद लागत पे, बाजार लागत पे, विफल लागत पे। उत्पाद के लागत पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? टाटा ट्रस्ट का। भारत सरकार ने के संस्कृति मंत्रालय ने जनवरी 2023 में विरासत नामक, ये आपका कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र। यहां पे आइए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या बहुआयामी गरीबी प्रतिशत में सबसे कम है? बिहार। सबसे कम ही ना है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है? हाँ, कहाँ? हाँ, तो सबसे कम तो बिहार में ही हुआ ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाँ, सिक्किम में सबसे कम, गरीबी प्रतिशत सबसे कम है। हाँ, सिक्किम में। सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो याद में रखना है नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है, यह भी चीजें ध्यान में रखना है। नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा जारी होता है। अब देखिए यहाँ पे, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था? भारत के 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसके पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन था? महाराष्ट्र है, ठीक है ना। कौन सा है? महाराष्ट्र। उसका वो जो वहां पे कलकत्ता वाला कांड में पकड़ा गया ना, वहां के प्रिंसिपल ही, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ही थे जो सारा षड्यंत्र रच रहे थे, और उसके बारे में वो जान गई थी, ठीक है। उसका रेप के चलते इसको हट ये चीज है, उसको मोहरा बनाया गया। जब देखिए MS ऑफिस
में 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज होता है वो 11 पॉइंट का होता है। ठीक है, कितना पॉइंट का होता है? 11 पॉइंट का। भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? किस वर्ष गई थी? तो 1950 ईस्वी में गई थी। एक संगीत रचना जो मधुर से गाता है, ये गीता में से संबंधित है। गीता। 24 नंबर देखिए क्या है, इसको पढ़िए, बहुत बड़ा बड़ा है। दो और तीन पढ़ लीजिए। हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून, हाल ही में समान नागरिकता जो कानून है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आपसे हाल ही में समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के तहत है? 44 के तहत। ठीक है ना, एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था समान नागरिक संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें सही और गलत को देखना है, सही कथन का चयन करना है। देखिए, भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 को लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे देखिए, यहाँ पे समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तिगत मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू नागरिक कानूनों के समान समुच्चय को संदर्भित करता है। उसके बाद भारत के संविधान में समान नागरिक, हाँ, तो 2 और 3 तो एकदम से सही है इसका, बाकी तो सभी में आंसर क्वेश्चन ही नहीं है, तो 2 और 3 ही इसका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। क्या हो जाएगा? इनपुट और आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या होता है? इनपुट मतलब क्या होता है? इनपुट मतलब क्या होता है? आउटपुट मतलब कीबोर्ड किस में आएगा? आउटपुट डिवाइस की इनपुट डिवाइस? इनपुट में। प्रिंटर, हाँ, जिसमें रिजल्ट दिख रहा है वो आउटपुट हो गया, सॉरी इनपुट हो गया। तो आपका क्या चीजें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर। हाँ, एक बात ये चीजें हैं कि कीबोर्ड से हम कोई भी चीज डाटा डाल रहे हैं, ये इनपुट हो गया, जहां पे वो डाटा दिख रहा है वो आउटपुट हो गया। प्रिंटर से निकलता है कि, और स्पीकर से आप सुनते हैं किसी भी चीज को, मतलब बोलने के बाद उसे सुनते हैं, तो ये सारा आपका हो गया आउटपुट, और ये हो गया कीबोर्ड आपका, जिससे डाटा डाला जाता है। जैसे माउस क्या है? इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, और बाकी जिसमें आप सामान को देख रहे हैं, जो चीजें आपको रिजल्ट में मिल रहा है वो आपका हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं परावैंगनिक किरण के बारे में। सबसे पहले तो आपको देखना है हमारे वायुमंडल के बारे में, ठीक है ना। वायुमंडल, जैसे कि ये अगर हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ क्या है? अरे वायुमंडल है। इसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, ठीक। अच्छा, ये तो वायुमंडल है। अब अगर पूछा जाएगा आपसे, अच्छा पृथ्वी पे आप लोग ऊपर रहते हैं कि अंदर? ऊपर। अंदर मत बोलना है, अंदर में मैग्मा है। एगो पूछे थे कि कहाँ रहते हैं आप, फाउंडेशन में आता है, बोले अंदर रहते हैं। तो ये देखिए हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछ देगा हमारी पृथ्वी पे चारों तरफ वायुमंडल घेरे हुए है, पृथ्वी के किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एकदम से याद में रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल हर टाइम अट्रैक्ट रहती है पृथ्वी के तरफ, इसीलिए पृथ्वी के नजदीक ही ज्यादातर गैसों का संचलन है। जितना ऊपर जाइएगा ना गैस आपको कम मिलते जाएगा, ठीक है ना। ये भी चीजें ध्यान में, 18 किलोमीटर के ऊपर। ये देखिए, अब देखिए ये जो वायुमंडल है आपका, ये जो आप वायुमंडल जो देख रहे हैं, इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। मतलब कि ये जो वायुमंडल बना हुआ है इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो गैस है कि नहीं है? गैस। दूसरा में आपका जल वाष्प है ना जी, जल वाष्प। जल वाष्प मतलब क्या? समुद्र वगैरह तो 71% पर तो समुद्र है, तो जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो उस वेपर के रूप में जलवाष्प आता है ना, तो कहाँ जाता है? वायुमंडल में ना घूमते रहता है। तीसरा में धूलकण, जिसको एरोसोल बोलते हैं, धूलकण है ना। हमारा ये जो वायुमंडल है ये इसी 3 चीज से बना हुआ है, समझ गए? ठीक है, ये 3 चीज से। अब यहाँ पे गैस की बात किया जाए तो यह जो वायुमंडल है ये गैसों का मिश्रण से बना हुआ है। किससे? गैसों का मिश्रण से ही बना हुआ है। मिश्रण हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि यौगिक। यौगिक में समान अनुपात होता है, मिश्रण में अलग अलग, मतलब कोई 70% है तो कोई 20% है, ठीक है ना। इस तरीका से जब अनुपात हो तब उसको मिश्रण बोलते हैं। 2 से अधिक गैसों का जब समान अनुपात में नहीं, बिना मतलब के अनुपात में अगर उसमें मिश्रण हो तो उसे मिश्रण कहें, ठीक है, गैसों का मिश्रण। अब यहाँ पे देखिए गैस का मिश्रण है, तो गैस जो पाया जाता है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक अस्थायी रूप से गैस पाया जाता है, एक अस्थायी रूप से, यह भी चीजें आपसे पूछ सकता है, और एक आपका अस्थायी रूप से पाया जाता है, अस्थायी रूप से। ठीक, गैसों को ही 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक अस्थायी गैस जो वायुमंडल में पाया जाता है, एक अस्थायी गैस जो वायुमंडल में पाया जाता है। अब देखिए, और अस्थायी गैस जो है आपके, अस्थायी गैस में आपका आता है नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नाइट्रोजन आता है, जो कि कितना है? 78% है, ठीक है ना, 78% है। उसके बाद अस्थायी गैस में ही आता है आपका ऑक्सीजन, आपका आता है ऑक्सीजन, जो कि आप 21% है। और अस्थायी गैस में ही आता है आपका आर्गन, आर्गन आता है जो कि 0.93% है। ये आपके अस्थायी गैस में आता है। अगर क्वेश्चंस आ जाएगा कि हमारे वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अस्थायी रूप से पाई जाती है, तो 3 के अलावा कोई नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ठीक है। और अस्थायी गैस की श्रेणी में अगर लिखते हैं तो अस्थायी गैस में सबसे पहले CO2 जो कि 0.03% है, अस्थायी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी सांद्रता बढ़ते रहती है, तभी ज्यादा गर्मी आया, CO2 ज्यादा है। कम, जैसे कोरोना के काल में CO2 की मात्रा कम हो गई थी, हुई थी कि नहीं? स्वच्छ वायु निकलते थे तो सांस लेने में निकलने नहीं देता था, वो अलग बात है। CO2 अस्थायी गैस की श्रेणी में। ओजोन गैस भी हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस भी पाया जाता है, जो कि आपको अस्थायी गैस की श्रेणी में आता है। अस्थायी गैस के इस श्रेणी में आपका हीलियम, अस्थायी गैस के श्रेणी में ही मीथेन, ये सब जलवाष्प, ये सब आपके जो है ध्यान में रखना है, और अस्थायी गैस की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए कि हमारा पूरा वायुमंडल किस किस चीजों से बना है, गैस, जलवाष्प और धूलकण, ठीक है। गैस मतलब गैस में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें से कि अस्थायी गैस के रूप में ये TR3, टीचर TR3 में क्वेश्चंस पूछा गया था इसी बार वाला में, कि निम्नलिखित में से हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस अस्थायी रूप से पाया जाता है, तो उसमें ओजोन गैस का दिया हुआ था परसेंटेज, ठीक है ना, ओजोन गैस दिया हुआ था। तो यानी कि CO2, ओजोन, हीलियम, मीथेन, जलवाष्प, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखिए आपको मैं बता दूं कि अच्छा ये बताइए, किसी भी चीज में मान लिया जाए कि ये 2 पेज है, ये मान लिया जाए कि 2 मतलब 1 पेज है,
मान लिया जाए कि इस पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम बीच से इसको फाड़ के बांट सकते हैं। तो हमारे वायुमंडल में भी, हमारा जो वायुमंडल है लगभग ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी से 240-300 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये हवा का जो ये पूरा चीजें हैं। तो अब क्या होता है कि हमारा वायुमंडल में बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं। लेयर समझ रहे हैं ना, लेयर पाए जाते हैं। यानी कि अब देखिए, किसी भी चीज को बांटेंगे कब, कहीं जाना है क्या? किसी भी चीज को बांटना कब है? जब कुछ ना कुछ दोनों में असमानताएं होगी तभी तो आप बांटिएगा ना। जब समान रहेगा तो आप क्यों बांटिएगा? अलग अलग कुछ ना कुछ उसका हो सके, उसका नेचर कुछ अलग होगा, उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, वहां पे कुछ गैसों की सांद्रता अलग होगी, तो आप लेयर में बांट देते हैं। तो हमारा जो ये वायुमंडल है इसी को अब जो है हम लोग लेयर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से वायुमंडल फैली हुई है, ठीक है। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हमारी गैस, उसके बाद वायुमंडल बना कितने चीजों का है? 3 से मिला के, गैस, जलवाष्प, एरोसोल, ठीक है ना। गैसों के मिश्रण में ये सारे आपके गैस हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक बात और ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन तो जीवन दायिनी गैस है ना, लेकिन हम लोग 142 करोड़ सिर्फ भारत में है। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पे 8 अरब लोग रह रहे हैं। कितने? 8 अरब लोग, ठीक है। जब 8 अरब रन, तो फिर पूछेगा नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है? 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं जो नेचर ने हमें ये गैस इतनी ज्यादा मात्रा में दे दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधे किसके द्वारा? राइबोजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, जो पौधे के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए नेचर ने नाइट्रोजन ज्यादा दिया, पहला। दूसरा, ऑक्सीजन जो होता है ये काफी एक्टिव गैस होती है। ऑक्सीजन की अब्सेंट में आप आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन हो, आग लग गया, उसे नियंत्रित कैसे करिएगा? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की प्रधानता पृथ्वी पे इसलिए नेचर ने दिया कि आग को यह नियंत्रित करने का काम करता है। अगर आपकी पृथ्वी में नाइट्रोजन गैस नहीं रहेगी तो आग पे नियंत्रित होना मुश्किल है, तो इसीलिए भी है। दूसरा, तीसरा, नाइट्रोजन गैस जो है बहुत सारे चीजों के संरक्षण के लिए भी है। कुरकुरे खाए हैं, लेज खाए हैं, लेज और कुरकुरे की जब पैकिंग होती है तो उस टाइम उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे ज्यादा दिन तक। तो 3 चीज बता दिए ना। पहला, पेड़ पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। दूसरा क्या बताए? आग को नियंत्रित करता है नाइट्रोजन गैस। हाँ, बुझाने का नहीं, नियंत्रित करने का। जैसे कि देखिए, जो फायर जो है आपका, अच्छा एक बात देखिए, फायर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वो क्या करता है ना, आग को ऑक्सीजन के संपर्क को काटता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर जलेगा कैसे? इसीलिए फायर रहता है, और कुछ नहीं, एक गैस से रहता है उसमें। जैसे कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस रहती है? ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। हीलियम में भी उसमें रहता है। आर्गन, ठीक है ना, ये तो आपका पता ही है, बल्ब वगैरह में आप यूज करते हैं। आर्गन वगैरह निष्क्रिय गैस के श्रेणी में आता है, नियोन वगैरह निष्क्रिय गैस की श्रेणी में। हीलियम, अब देखिए यहाँ पे, अरे हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है भाई। हाइड्रोजन में जब नाइट्रोजन नहीं रहता, गुब्बारा वगैरह में हीलियम रहता है। हीलियम उस बहुत हल्की गैस होती है, इसीलिए गुब्बारा में हीलियम भरते हैं तो उड़ने लगती है। हीलियम का रहता है सिलेंडर। हाँ, गोताखोर वगैरह हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सअप लेके चलता है सिलेंडर। ये हो गया। अब देखिए, ये सारी चीजें समझ गए। अब देखिए, इसी वायुमंडल जो ये चारों तरफ फैला हुआ है, इसमें बहुत सारे लेयर बनाए गए हैं, जिसे आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, उसके बाद एक आता है आपका ये बाह्य मंडल, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आगे यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिससे ओजोन परत हम बता रहे हैं उसी के लिए समझना है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, मतलब आधा हम पृथ्वी बना रहे हैं, ठीक है, आधा पृथ्वी बनाए। उसके ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे निचली वाली जो परत है, सबसे निचली वाली जो परत है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्फेयर उसी को बोलते हैं जब चारों तरफ कोई चीज घूमा हुआ हो, उसको स्फेयर बोला जाता है। क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा जो आपकी लेयर है उसको आप बोलेंगे समताप मंडल। इसे क्या बोलेंगे? समताप मंडल। इसे बोला जाता है समताप मंडल, जिसे आप बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर, क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रेटोस्फेयर। आगे देखिए, आगे यहाँ पे चीजें, आगे वाला मंडल ये आता है आपका मीजोस्फेयर, जिसे आप बोलते हैं मध्य मंडल। जिसे कौन सा मंडल? मध्य मंडल, ठीक है ना। ये जो है 0 से 18 किलोमीटर तक, ये 18 से 50 किलोमीटर तक, ये 50 से 80 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। उसके बाद वाला मंडल आता है जो कि आता है आपका आयनोस्फेयर, आयन मंडल। आयन मंडल ये जो है आपका 640 किलोमीटर तक, 80 से 640 किलोमीटर। और ऊपर वाला आ गया आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे पतली वायु की परत यही होती है, मतलब वहां की ना के बराबर वायु रहती है, आपकी वायुमंडल रहती है। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब देखिए कभी कभी इसमें हाइट पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान में रखना है ये 0 से 18 किलोमीटर तक है, 0 से 18 किलोमीटर। दूसरी बात है, भूमध्य रेखा पे, पोल पे इसकी सांद्रता कम रहती है, भूमध्य रेखा पे ये फैला हुआ ज्यादा होता है। क्यों भूमध्य रेखा पे फैलता क्यों है? भूमध्य रेखा पे सन की लाइट बहुत रहती है, गर्म वायु ज्यादा दूर तक उठती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पे वायु की फैलाव ज्यादा है, ठीक है ना। ये भी चीजें थे, नहीं समझ में आएगा बस इतना लिखिए। 18 से लेके 50 किलोमीटर तक ये हो गया आपका, ये आपका 50 से 80 किलोमीटर तक, और ये 640 किलोमीटर तक। उसके बाद वाला बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, क्षोभ मंडल जो है आपकी, ये पृथ्वी के जस्ट 18 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। यहाँ की जो वायु होती है ना, बहुत हलचल होती है, यहाँ की वायु बहुत ज्यादा गति में होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या। अच्छा ये बताइए, आप साइकिल चला रहे हैं, उधर से हवा आ रही है, आप क्या साइकिल अच्छे से चला पाइएगा? साइकिल आप इधर उधर करते रहिएगा। खैर हम साइकिल अभी चलाएं, इसलिए उसी का उदाहरण दिए। बाइक वगैरह चलाएंगे तब ना उसका उदाहरण देंगे। साइकिल चलाएं, जो फील किए हैं वो चीजें बता रहे हैं। हाँ, खरीदे ही नहीं, अब तो पता नहीं खरीद वो करेंगे कि नहीं। माँ बोल रही है अब एक्सीडेंट हो गया तो जिंदगी में गाड़ियां नहीं चलाना है। खरीदेंगे लेकिन। तो अब देखिए, तो क्षोभ मंडल जो है आपका, यहाँ पे वायु बहुत ज्यादा क्या होती है? गति में। तो यहाँ पे क्या, जब हम साइकिल नहीं चला पा रहे हैं तो वायुयान उड़ जाएगा? उड़ेगा? वो थोड़ा जब शांत वायु रहती है ना, तभी उड़ान भर सकती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वायुयान उड़ान नहीं भरता है। अर्थात कहने का मतलब, जब आप हवाई जहाज की उड़ान भरिएगा तो 18 किलोमीटर से ऊपर भरिएगा, क्षोभ मंडल के ऊपर। इसीलिए ये सबको पढ़ना चाहिए। अभी हम समताप मंडल की शेयर कर रहे हैं, चलो ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वायुयान पे जब जाइएगा तो इसके जस्ट ऊपर समताप मंडल। क्षोभ मंडल में अभी जो आप बादल, वर्षा, बिजली का चमकना, ये सब जो घटनाएं देख रही हैं, ओलावृष्टि, ये सब घटना आपका क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। यानी कि मौसमी संबंधी घटना, मौसम संबंधी घटना जो होता है, संबंधी जो घटना होती है, वो सब के सब आपके इसी मंडल में, यानी कि पृथ्वी के जस्ट ऊंची वाली जो लेयर है 18 किलोमीटर, तो उसी में होती। अब देखिए आगे दूसरी बातें, क्षोभ मंडल में जब प्रत्येक किलोमीटर, 1 किलोमीटर जब आप ट्रेवल करिएगा ना, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान कमते जाएगा। यानी कि जितना आप ऊंचाई पे, क्षोभ मंडल पे जितना किलोमीटर आप जाइएगा, उतना 6.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर आपका कम होगा। इसको बोलते हैं
ताप पतन दर, नॉर्मल पतन दर, क्षोमंडल का पृथ्वी का नॉर्मल पतन दर कितना है? 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर जाने पे। 2 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? 12.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए अब ये हो गया क्षोमंडल में मौसम संबंधी घटना। ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, सारी मौसमी घटनाएं इसी में होती है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा सीजीएल में। ऊंचाई अगर पूछ दे 0 से 18 किलोमीटर, ठीक है ना। समताप औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुव पोल पे 8 किलोमीटर, ये भी चीजें ध्यान में रखना। ध्रुव और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। समझ में आया? 3 चीजें पूछ सकता है। एक पूछेगा 8 किलोमीटर पोल पे, क्यों पोल पे? ठंडा वाला जगह पे वायु ज्यादा नीचे रहती है, गर्म वाले जगह पे ज्यादा फैलती है, इसीलिए नहीं आ रहा है समझ में? समताप, बस धीरे धीरे समझाते हैं। समताप मंडल में इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर कौन है? समताप मंडल। समताप मंडल में वायु शांत रहती है। क्या रहती है? शांत। तो इसी मंडल में आपका वायुयान उड़ान भरती है। वायुयान वगैरह जो उड़ान भरेगी किसमें भरेगी? इसी में, समताप मंडल में। दूसरा चीज है, सन से आने वाली रे एक आती है, जो जिससे कि एक रे होती है अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसकी खोज रीटर के द्वारा किया गया, अभी जस्ट बताए क्वेश्चन में। वो यहीं पे पाया जाता है, जो है मतलब ओजोन लेयर, यहीं पे पाया जाता है ओजोन लेयर। ध्यान में रखना है, यहीं पे पाया जाता है ओजोन लेयर। यानी कि समताप मंडल में थोड़ा सा जो है इस प्रकार से लेयर है, लेयर, और इसी में ओजोन लेयर है, ठीक है। और सन से जो आती है अल्ट्रावायलेट किरणें, उसको ये छानने का काम करती है, मतलब रोक लेती है, अपारदर्शी उसे बना देती है। अगर परावैंगनी किरणें आपकी पृथ्वी पे आती है तो हम लोगों के स्किन से टकराएगी तो हमें कैंसर संबंधी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। कौन सी? स्किन कैंसर संबंधी बीमारी। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाया जाता? समताप मंडल में। वायुयान उड़ान कहाँ भरता? समताप मंडल में, ठीक है ना। ओजोन लेयर यही चीजें हैं, और इसको हमारी पृथ्वी से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो गैसेस होती है, वो इसको बहुत ज्यादा घात पहुंचाता है, अर्थात इसकी लेयर को कम कर देता है। जब इसकी लेयर पतली हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें जब क्रॉस कर जाएगी तो हम लोगों के लिए घातक साबित होगा। इसीलिए बोलता है ओजोन संरक्षण करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कम से कम आप एसी चलाइए, कम से कम आप रेफ्रिजरेटर चलाइए, क्योंकि एसी से, रेफ्रिजरेटर से जो गैसेस निकलती है वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि हमारे, अच्छा बताइए, कोई गैस अगर आएगी तो हमारे वायुमंडल में ही ना जाएगी, तो वायुमंडल से वो कहाँ पे? क्षोभ मंडल में जाएगी, फिर समताप मंडल में जाएगी। तो आप इसको जब मतलब इसको हार्म पहुंचाएगा तो हमारे लिए क्या है? खराब है। इसीलिए इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यह लक्ष्य ही था कि ओजोन गैस का संरक्षण करना। आगे देखिए, मध्यमंडल है। मध्यमंडल सबसे ठंडा परत होती है, ये सबसे ठंडा ये परत होती है, सबसे ठंडा परत होती है आपकी मध्यमंडल। उल्का पिंड वगैरह जो होता है वो जलते हुए इसी में नजर आता है। उल्का पिंड वगैरह जो होता है, पुच्छल तारा जिसे बोलता है, उल्का पिंड वगैरह यहीं पे घर्षण के कारण आपको जलते हुए नजर आते हैं मध्यमंडल में, जो कि सबसे ठंडा परत है। बाकी आयन मंडल, रेडियो वगैरह, आप जो फोन उनसे जो रेडिएशन वाला जो काम करता है वो आयन मंडल में ही करता है, ठीक है। और सैटेलाइट स्टेलिस आपका बहिर्मंडल में होता है, ठीक है ना। यही आपकी वायुमंडल की हाँ नहीं बहिर्मंडल। यहाँ पे जो आयन मंडल है ना, यहाँ पे रेडियो संबंधी जो छोटे छोटे जो चीजें लगाई जाते हैं, हाँ, उसमें रेडियो एक्टिव से संबंधित जो काम होता है, एफएम वगैरह वाला जो काम होता है, देखते ना पहले मतलब कि रेडियो वगैरह में बोलते हैं एफएम जो काम कर रहा है वो सारा आयन मंडल से करता है, ठीक है ना। ये हो गया बहिर्मंडल में। वायु की परत बहुत पतली होती है। यहाँ की वायु की परत, ये भी पूछा गया था, परत काफी पतली होती है, काफी पतली होती है आपका बहिर्मंडल वाला। बहिर्मंडल में वायु की परत काफी पतली होती है, ये TR 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि समताप मंडल कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में एक आपको विशेषता बताना है।
इसकी विशेषता क्या है? इसी में ओजोन गैस पाई जाती है, इसी में वायुयान उड़ान भरता है, समताप मंडल में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन है? मध्यमंडल। उल्का पिंड जलते हुए कहाँ नजर आता है? मध्यमंडल में। कहाँ पे? मध्यमंडल में। वायुमंडल की परतों में सबसे वायु की गति तेज कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता? समताप मंडल में। ओजोन कहाँ पाया जाता? समताप मंडल में। परावैंगनी किरणें को कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन परत, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। बाकी कल आइएगा, ठीक है? हाँ, क्या बजे से? 9 बजे से। आप ही ना बोले 9 बजे? पहले आ जाइएगा तब हम आएंगे। अच्छा, हाँ ले। हाँ, भाभी के सामने आप पढ़िएगा। हाँ, कम से कम आप नहीं समझिएगा तो समझ लेगी। तो दोनों मिलके पढ़िएगा। हाँ, ले आइएगा। कल ज्योग्राफी एकदम बेसिक से बताएंगे।